हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। एसएससी के डिस्क्रिप्टिव कॉपी को लेकर ये मेरा थर्ड वीडियो है। इसके आगे मैंने एसएससी एमटीएस 2019 एंड एसएससी सीएचएसएल 2018 का डिस्क्रिप्टिव का आरटीआई कॉपी मैंने शेयर किया था आपके साथ। ये मेरा थर्ड कॉपी है जो मैंने आरटीआई करके मंगवाया है। ये मेरा एसएससी सीजीएल 2018 का डिस्क्रिप्टिव का कॉपी है, तो ये आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके आगे मैं कुछ बात आपको बता देती हूँ कि एसएससी एमटीएस में आप 22 लैंग्वेजेस में अपना डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे सकते हो। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन है, जो 22 लैंग्वेजेस, उसमें से किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप इंग्लिश में भी एग्जाम दे सकते हो। ये एसएससी एमटीएस का पैटर्न है। एसएससी एमटीएस 30 मिनट्स का एग्जाम होता है। जो मार्क्स मिलता है वो ऐड नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। बट एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल में ये सिनेरियो नहीं होता है। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में 1 घंटे का एग्जाम होता है ना, आपको एक एसे एंड एक लेटर लिखना पड़ता है। प्रेसी भी दिया था लास्ट टाइम 2019 के सीजीएल एग्जाम में, प्रेसी दिया था उन्होंने। तो दोनों चीज आपको, दोनों राइटिंग आपको लिखना पड़ता है। 1 घंटा टाइम रहता है, ये आपके मार्क्स के साथ, फाइनल स्कोर के साथ ऐड होता है। एंड सीजीएल एंड सीएचएसएल में आप सिर्फ इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों में से किसी एक मीडियम में ही एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ साथ और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप में से किसी के पास भी अगर आपका डिस्क्रिप्टिव का आरटीआई कॉपी है एंड अगर आप शेयर करना चाहते हो अपने जो अदर्स जो एस्पिरेंट्स है उनके हेल्प के लिए, अगर आप शेयर करना चाहते हो तो आप वो मुझे मेल कर सकते हो। मेरे जो मेल आईडी है asksscinsight@gmail.com, ये है मेरा मेल आईडी asksscinsight, ऑल आर इन स्मॉल लेटर, ठीक है, एंड कोई भी स्पेस नहीं है, @gmail.com। ओके, इसमें आप मेल कर सकते हो अपना कॉपी जो पीडीएफ के फॉर्म में होता है, वो आप इस आईडी में मेल कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये मेल आईडी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना चाहते हो तो आप वो लिख देना कि अगर आपके आइडेंटिटी में डिस्क्लोज करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो तो मैं वो हाइड करके ही सबके साथ शेयर करूंगी। जितने टाइप का आप डिस्क्रिप्टिव कॉपी देखोगे, अपकमिंग एग्जाम के जो एक्सपीरियंस है उनके लिए ये डिफरेंट टाइप का कॉपी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे ही उनको अच्छे से पता चलता है कि कैसे आपको लिखना चाहिए, कैसा आपका अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जितना ज्यादा हम आरटीआई कॉपीज देखते हैं उतना ही ज्यादा हमारा प्रिपरेशन के लिए वो हेल्प होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई भी आप में से अगर अपना कॉपी शेयर करना चाहते हो तो आप जरूर मुझे मेरे मेल आईडी पे ईमेल करना, ठीक है। पहले जो 4 इंपॉर्टेंट जगह होता है जो आपको फिल करना होता है एग्जाम के पहले, वो मैं आपको एक बार दिखा देना चाहती हूँ, क्योंकि आप अंदर जो भी लिखे उससे आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना आपका ये फर्स्ट पेज जो है ये इससे फर्क पड़ता है। इसमें देखिए ये जो 4 सेक्शन है, ये देखिए, ये रहा आपका रोल नंबर, ये आपका सिग्नेचर, ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देने जा रहे हो। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एकदम ठंडे दिमाग से ये सब फिल करना होता है। आपका रोल नंबर ठीक से लिखना है, आपका सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है एंड आप हिंदी या इंग्लिश किस लैंग्वेज में आप लिखोगे वो आपको यहाँ पे चूज करना होता है। तो ये 4 आपको एकदम अच्छे से फिल करने के बाद ही एग्जाम स्टार्ट करना होता है। ऐसा हो ही सकता है कि आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया है बट आपका ये सब फिल नहीं हुआ है, तो भी आप पहले फिल कर लेना, उसके बाद ही अपना एग्जाम स्टार्ट करना, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए जो इन्विजिलेटर की जो साइन होता है, फुल नेम एंड ये सब तो वो लोग कर ही लेंगे, ठीक है। बट ये जो ऊपर में जो भी होता है ये बेसिकली उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है देख लेना कि हाँ सभी ने अच्छे से जो भी ब्लैंक्स है वो फिल किया है कि नहीं। बट पता है आपको कि अगर आप ये 4 जो ऑप्शंस है इसमें से अगर ये 4 जो ब्लैंक्स है इसमें से अगर कोई भी ब्लैंक्स आपने छोड़ दिया है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये 4 ब्लैंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद आते हैं मुझे मार्क्स ये मिला है, ये आप ऑलरेडी देख ही चुके हो कि यहाँ पे मुझे मिला है 30 मिला है मुझे एसे में एंड 31 मिला है मुझे लेटर में, टोटल 61 मिला है आउट ऑफ 100, ठीक है। ये एवरेज मार्क्स है, मतलब ऐसा ही होता है, मतलब ऐसे आपको देखने को नहीं मिलेगा कि एसे में एंड लेटर में जो मार्क्स मिला है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है उनमें, ऐसा नहीं होता। ये दोनों में एक एवरेज सा ही ऐसा मार्क्स ही मिलता है, ठीक है। तो
ये रहा मेरा मार्क्स। अब चलते हैं मेरे राइटिंग पे कि मैंने क्या लिखा था। ठीक है, तो पहले आते हैं एसे के ऊपर। ये देखिए, ये इसके बाद का पेज आपको छोड़ देना है। उसके बाद ये मेरा एसे है। एसे आया था आपको कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम। आपका एजुकेशन का ये जो लिखा है हिंदी में, वर्तमान समय में शिक्षा का महत्व, आपको 250 वर्ड्स में 250 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। एंड ये जो पैटर्न है आपका, जो पेज का जो ये बॉक्स जो पैटर्न है, ये पैटर्न का हूबहू पेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आप जब भी लिखो, प्रैक्टिस करो, जब भी आपको ऐसे ही पेज में, ऐसे ही बॉक्स पेजेस में प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी स्ट्रिक्टली कि आप ऐसे ही बॉक्स वाला पेज में प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एकदम इनिशियल स्टेज में हो तो वो अलग बात है, बट अगर आपका एक अच्छा खासा लेवल आ चुका है प्रिपरेशन में, तो आप ऐसे बॉक्स पेज में ही लिखना स्टार्ट कर दो। आप खुद भी रूलर से ये बॉक्स बना के भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। एंड अगर आप प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंट करने में बहुत ज्यादा पैसा जाता है, इतना पेजेस प्रिंट करना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए, तो इसलिए। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ऐसे पेजेस में प्रैक्टिस करना है, जो कि आपको करना ही चाहिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐसा पेजेस। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके वहां से आप प्रैक्टिस करना। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या लिखा था, कि हमें इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में हमारा एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, उसके ऊपर हमें इसे लिखना है, निबंध लिखना है। ठीक है, तो पहले मैंने लिखा है एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन आवर लाइफ। सिंपल सी बात है, ऑफ कोर्स एजुकेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है हमारे जीवन में। अगर एजुकेशन ना हो तो जीवन एकदम मतलब थम जाता है। हमें पता है कि पढ़ाई अगर नहीं करेंगे तो क्या होता है उसका फल। ठीक है, उसके बाद विदाउट द लाइट ऑफ एजुकेशन देयर विल बी नो सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉस्पेरस लाइफ एंड ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। तो ये रहा मेरा फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज होता है। ठीक है, मैंने एकदम 2 सेंटेंस में मेरा फर्स्ट जो पैराग्राफ था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही आपको छोटा छोटा पैराग्राफ में ही कंप्लीट करना होगा, क्योंकि वर्ड्स तो बहुत ही लिमिटेड है, ओनली 250 वर्ड्स में क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए छोटा छोटा करके आपको एकदम दिमाग में एकदम जो ब्लूप्रिंट है, आप जो लिखने वाले हो, ब्लूप्रिंट एकदम पहले बना लेना है दिमाग के अंदर ही। उसके बाद आपको कॉपी में जो लिखना है वो स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि अच्छा थोड़ा सा लिख लेती हूँ उसके बाद देखेंगे क्या लिखे, नहीं। अगर ऐसा करोगे तो एंड में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, आपको एब्रप्टली एड करना होगा, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा आपके निबंध के लिए और ऐसे के लिए। ठीक है, तो पहले तो मैंने यही लिखा है कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन आवर लाइफ विदाउट द लाइट ऑफ एजुकेशन। अगर हम पढ़ाई नहीं करते थे तो क्या हो सकता है, देयर विल बी नो सोशल प्रोग्रेस, हमारा समाज में कोई भी उन्नति नहीं होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑफ कोर्स कोई भी इकोनॉमिकल जो हमारा जो प्रोग्रेस है वो सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। प्रॉस्परस लाइफ मतलब आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका। ठीक है, एंड उसके बाद एंड ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट, ये तो हो गया समाज का उन्नति हो गया, आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस हो गया। उसके बाद आपका जीवन का जो एक स्टैंडर्ड एक लाइफ मेंटेन करना वो हो गया, एंड ओवरऑल क्या होगा, आपका नेशनल जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। वो रुक जाएगा। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप नहीं, आपका मतलब ये एज ए होल पूरा यूथ को एंड पूरा देश के उद्देश्य में ही बोला गया है कि अगर पढ़ाई कोई नहीं करता है, अगर एजुकेशन, इफ देयर इज नो लाइट ऑफ एजुकेशन, देन ये हो सकता है, क्या हो सकता है, सब कुछ बर्बाद हो सकता है। सोशल प्रोग्रेस नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, प्रॉस्परस लाइफ नहीं रहेगा, एंड ओवरऑल कोई भी नेशनल डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पैरा में चलते हैं। फ्रॉम आवर चाइल्डहुड वी ऑल हैव एन एस्पिरेशन ऑफ गेटिंग हाईली एजुकेटेड। ये बहुत ही एकदम नॉर्मल बात है, क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब एकदम छोटी थी या क्लास 3 या 4, उस टाइम में मुझे ऐसा एक डिटर्मिनेशन था कि ना मुझे एस्ट्रोनॉमर या एस्ट्रोनॉट बनना ही है। ठीक है, तो ऐसे सभी का ही कुछ ना कुछ रहा होगा। ऐसा बड़ा बड़ा जो एस्पिरेशन होता है, बड़ा बड़ा जो सपना होता है, सपने से ही तो दुनिया चलता है। मतलब हम सपने देखते हैं एंड उसको ही हमें रियलिटी में लाने के लिए हम ये फाइट करते हैं। ठीक है, तो यही है कि हम
हमारे जो चाइल्डहुड है उससे ही हमें ऐसा एस्पिरेशन रहता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे, एस्पिरेशन ऑफ गेटिंग हाईली एजुकेटेड. एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट हायर डिग्री बट ऑल्सो द लर्निंग ऑफ एथिक्स एंड ऑनेस्टी विच मेक्स अस अ गुड ह्यूमन बीइंग. क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको बहुत बड़ा बड़ा डिग्रीज है उनके पास, बट उनको ना बात करने की तमीज नहीं है, बहुत अहंग आ जाता है उनमें. तो क्या हो गया, उससे यही साबित होता है कि उनका पढ़ाई एक्चुअल में ठीक ठाक से नहीं हुआ है, वो एक्चुअली प्रॉपरली एडुकेटेड नहीं है. अगर वो प्रॉपरली एडुकेटेड होते तो उनके अंदर वो तमीज रहता, एथिक्स रहता, ऑनेस्टी रहता. ज्यादा से ज्यादा ही आजकल हम क्या देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन तो वैसे ही नहीं बन जाते ना, उनको तो बहुत कुछ पढ़ाई करना पड़ता है, उसके बाद तो वो लोग कितने बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं. बट मोस्ट ऑफ देम इस देखा जाता है कि ऑनेस्टी नहीं है, एथिकल बिजनेस नहीं करते वो लोग, बहुत कुछ ऐसा अनएथिकल चीजें वो लोग करते. एंड उसके साथ साथ जो बिहेवियर से अच्छे से पता चलता है कि कौन कैसे है. तो अगर आप अच्छे से बिहेव ही करना नहीं जानते हो तो वो डिग्री से कोई फायदा नहीं है. वो डिग्री सिर्फ आपका नाम का ही है, वो सर्टिफिकेट सिर्फ आपका पेज में ही एक शीट बन के रह जाएगा. क्योंकि असली आपका जो एडुकेटेड पीपल का जो एक परिचय होता है तो उनके वो स्वभाव में, बिहेवियर से पता चलता है कि वो कितना एडुकेटेड है. ठीक है, अगर बहुत ज्यादा पढ़ाई करके बहुत ज्यादा अहंकार आ जाता है अपने आप में तो वो पढ़ाई कुछ काम का नहीं रहा. क्योंकि लोगों को तो ऐसा ही लगेगा ना कि वो उसका अंदर बहुत ऐसे घमंड है उनको. तो एक्चुअल अगर आपको प्रॉपरली एडुकेटेड तभी कहा जाएगा जब उनके पास हायर डिग्री के साथ साथ उनके अंदर एथिक्स एंड ऑनेस्टी है. ठीक है, जो उनको एक अच्छा इंसान बनाता है. तो यही है कि एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट हायर डिग्री बट ऑल्सो द लर्निंग ऑफ एथिक्स एंड ऑनेस्टी विच मेक्स अस अ गुड ह्यूमन बीइंग. ये हो गया नेक्स्ट पैरा. ओके, अब थर्ड पैरा में चलते हैं. क्या बोल रहा है कि विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट अर्न फॉर लिविंग, वी हैव टू रिमेन डिपेंडेंट ऑन अदर regarding decision. No social status, no proper respect will be shown. देखिए, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंच सकते. अगर आप ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंच सकते तो आप सीजीएल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. एंड अगर आप सीजीएल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको सीजीएल में से आपको जो एक रेस्पेक्टफुल जॉब जो आपको मिलता है वो आपको कैसे मिलेगा. ठीक है, तो सब कुछ पढ़ाई से ही रिलेटेड है. एंड अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो आपको मतलब आपका जो लिविंग है वो चलेगा कैसे. आप तो अर्न करोगे, उससे ही तो आप अपना जो लिविंग है उससे कंटिन्यू करेंगे. खाना पीना सभी कुछ तो आपका इनकम जो सोर्स है उससे ही तो चलेगा ना. तो इसलिए सभी का एक ही आपका जो बोलते हैं सोर्स है वो है एडुकेशन. एडुकेशन से ही आप इतने दूर आओगे और उसके बाद एक नौकरी करोगे और उसके बाद आपका जो लिविंग के लिए आपको जो भी बियर करना पड़ता है कॉस्ट वो आप अर्न करोगे. ठीक है, अगर एडुकेशन ही नहीं होगा तो वी कैन नॉट अर्न फॉर लिविंग. एंड अगर हम नहीं अर्न कर सके तो क्या होता है, हमें ऑलवेज अदर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है. वी हैव टू रिमेन डिपेंडेंट ऑन अदर्स रिगार्डिंग डिसीजंस. मतलब अगर आपको कुछ भी डिसीजन लेना है तो आप खुद से वो डिसीजन नहीं ले सकते. दो चीजें यहाँ पे, एक तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप तो एडुकेटेड ही नहीं हो, इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हाँ मैं ये खुद से कुछ डिसीजन लूं. एंड अगर आपने डिसीजन ले भी लिया है बट जैसे कि आप अर्न नहीं करते अपने लिविंग के लिए, अपने लिविंग के लिए कोई और अर्न कर आपको खिलाता है तो आप तो किसी और के ऊपर ऑलरेडी डिपेंडेंट हो. तो उनको नहीं पूछ के आप कैसे डिसीजन लोगे. जो भी आपको करना पड़ेगा उनको पूछ के करना पड़ेगा क्योंकि वो आपको खिला रहा है, वो आपकी जो भी कॉस्ट है वो बियर कर रहा है. तो इसलिए जो भी डिसीजंस आपको लेना है आप खुद नहीं ले सकते, उनके पूछ के ही आपको डिसीजन लेना पड़ता है. तो यही होगा कि अगर आप एडुकेट नहीं होगे तो वी कैन नॉट अर्न फॉर लिविंग. एंड अगर हम लिविंग के लिए अर्न नहीं कर सकते तो क्या होगा, वी हैव टू रिमेन डिपेंडेंट ऑन अदर्स रिगार्डिंग डिसीजंस. एंड उसके साथ साथ क्या होता है, नो सोशल स्टेटस. जैसे कि मैं अब सिलेक्टेड हो चुकी हूँ, मेरा सोशल स्टेटस क्या है. सोशल स्टेटस यही है कि मैं अब ऑडिटर हूँ इन CGDL, ये मेरा एक सोशल स्टेटस है. तो अगर मैं पढ़ाई नहीं करती तो मैं कभी CGL नहीं दे पाती एंड मेरा कभी ऐसा स्टेटस भी नहीं बन पाता, एक जो
जो स्टेटस बन चुका है अब, वो नहीं बन पाता, ठीक है। नो सोशल स्टेटस, नो प्रॉपर रिस्पेक्ट विल बी शोन। अगर सोशल स्टेटस नहीं है तो कोई भी आपको पूछेगा भी नहीं, है ना, आपको कोई पूछेगा भी नहीं, आपको ऐसे ही मतलब आपको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा कि हाँ ये इसने तो कुछ भी नहीं किया है तो इसको क्या इंपॉर्टेंस दे, ऐसा एक आपको एक कैरेक्टर बन जाता है लोगों के सामने, ठीक है। तो जो भी बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पैरा। नेक्स्ट पैरा में देखो, आवर कंट्री हैज रीच्ड द टॉप मोस्ट पोजिशन रिगार्डिंग साइंटिफिक एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन एडवांसमेंट, स्पेस साइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। इतने टाइम तक मैंने क्या बोला था ऐसे में कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो पर्सनल लेवल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, जो भी मैंने डिस्कस किया, मैं खुद को एक एग्जांपल दिखा के मैंने डिस्कस किया, ये पर्सनल लेवल पे किया, ठीक है। जैसे कि हमने बोला था कि सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसे। अब नेशनल लेवल पे मतलब वाइड रेंज में वो उसका क्या इंप्रेशन पड़ता है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या होगा कि आवर कंट्री हैज रीच द टॉप मोस्ट पोजिशन रिगार्डिंग साइंटिफिक एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, स्पेस साइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। तो ये सब कैसे कैसे इतना सब कुछ हासिल किया हमारे देश, सिर्फ पढ़ाई की वजह से। जो बड़े बड़े अब लोग हैं, साइंटिस्ट है, जो भी है, वो पढ़ाई करने की वजह से ही तो इतना सारा डेवलपमेंट हमारे देश में हुआ है ना। तो विदाउट एजुकेशन आवर कंट्री कैन नेवर सिक्योर द प्लेस कंपीटिंग विथ डेवलप्ड कंट्रीज। तो हमारे कंट्री क्या है, हमारे कंट्री तो डेवलप्ड नहीं है, हमारे कंट्री डेवलपिंग है, ठीक है। बट हमारे कंट्री डेवलपिंग होने के बावजूद हम डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका, चाइना, ये सब जो डेवलप्ड ऑलरेडी कंट्रीज है उनके साथ तो हम compete करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पेशली इन केस ऑफ स्पेस, हम तो 4th पोजीशन में है। जो स्पेस से रिगार्डिंग हमारे जो भी एडवांसमेंट है, जो भी हमने ऑलरेडी अचीव किया है, वो हम 4th पोजीशन में है। हम एक डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद अमेरिका, चाइना, रशिया, ये सब जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज है उनके साथ हम compete करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी एक बात होता है। पीपल लाइक अभिजीत बैनर्जी, कल्पना चावला, पीवी सिंधु, सौरव गांगुली फ्रेम्ड आवर कंट्री वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे मैंने कुछ रिनाउंड पर्सन्स का नाम लिया है जिनके वजह से हमारे देश का बहुत नाम ऊंचा हुआ है, गर्व से हमारा देश का नाम ऊंचा हुआ है। उनमें से कुछ बहुत ऐसे तो बहुत ही लोग हैं, बहुत सारे लोग हमारे देश में है, रिनाउंड पर्सन है। उनमें से कुछ ही का नाम मैंने लिया है, जैसे कि अभिजीत बनर्जी जो तब रिसेंट नोबेल प्राइज विनर थे इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। कल्पना चावला जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली जिनका डेथ हो गया था लैंड करने के टाइम, हमारे पृथ्वी में लैंड करने के टाइम उनका डेथ हो गया था। पीवी सिंधु, सौरव गांगुली, ये सभी के वजह से हमारा देश का नाम बहुत ऊंचा हुआ है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया कि नेशनल लेवल पे हमारा एजुकेशन का क्या इंप्रेशन पड़ा है। नेक्स्ट पैरा में देखो, अब मैं बोलूंगी कि गवर्नमेंट ने क्या किया है एजुकेशन के लिए, गवर्नमेंट का क्या रोल है पीपल को एडुकेट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टू एम्पावर एंड एडुकेट द अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन, समग्र शिक्षा अभियान टू promote higher secondary education, age group under 6 to 14 years children are given free education. Awareness and campaigns are held in rural areas by government and NGOs to make people understand the importance of education. अब गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, गवर्नमेंट के वेरियस स्कीम्स वो लोग इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस के लिए इम्प्लीमेंट किया था, गर्ल्स के लिए, टू एम्पावर एंड एडुकेट द अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन, ठीक है। उसके साथ साथ समग्र शिक्षा अभियान, ये क्यों हुआ था, टू प्रोमोट हायर एडुकेशन। मैंने यहाँ पे सिर्फ जो इनिशिएटिव्स है वो नहीं लिखा, उसके साथ साथ वो क्यों लिया गया था वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जो आप करोगे तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। पहले बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फॉर to empower and educate the underprivileged women, and उसके बाद समग्र शिक्षा अभियान to promote higher secondary education। उसके बाद भी क्या हुआ, एज ग्रुप अंडर 6 to 14, ये जो एज ग्रुप है
ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक आर्टिकल भी है, उसके अंदर आते हैं तो चिल्ड्रन आर गिवन फ्री एजुकेशन। 6 to 14 एज ग्रुप में जो भी चिल्ड्रंस है, जो भी बच्चे हैं, उनको एकदम फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट का जो स्कूल्स है वहां पे दे जाता है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, अवेयरनेसेस एंड कैंपेन्स आर हेल्ड इन रूरल एरियाज बाय गवर्नमेंट एंड एनजीओज। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट सभी के द्वारा अवेयरनेस एंड कैंपेन्स भी होता है, जो भी रूरल एरियाज में है, मोस्टली कंट्री साइड रूरल एरियाज में होता है, क्योंकि उनको ये समझाने के लिए कि एजुकेशन का महत्व क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है, क्यों हमें शिक्षा जरूरत है, क्यों चाहिए। क्योंकि देखिए ज्यादातर रूरल एरियाज में ज्यादातर जो लोग रहते हैं उनका इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होता है। इंसान को पहले खाना मिलेगा, उसके बाद तो वो पढ़ेंगे। बिना खा के भूखा रह के तो कोई पढ़ नहीं सकता। तो इस वजह से क्या होता है, मोस्टली जो रूरल एरियाज में जिनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब होता है, वो लोग क्या करते हैं कि बहुत ही कम एज में ही पढ़ाई छोड़ के काम पे लग जाता है। ठीक है, बट इससे क्या होता है, इससे ऐसा एक बाउंड्री क्रिएट हो जाता है, ऐसा एक बैरियर क्रिएट हो जाता है कि वो लोग उसके बाद और उनका प्रोग्रेस नहीं हो सकता। कैसे होगा उनका प्रोग्रेस, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ाई छोड़ दिया है, तो इसलिए प्रोग्रेस नहीं होता। तो यही जो प्रोसेस है, इसको रोकने के लिए ये 6 to 14 एज ग्रुप का जो फ्री एजुकेशन है वो सरकार ने स्टार्ट किया था। एंड उसके साथ साथ ये जो अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह भी चलाते हैं, जिससे कि उन लोगों को थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंस समझ में आए कि क्यों पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी होता है सभी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पैरा में चलते हैं। वुमेन बिकम मोर वल्नरेबल व्हेन दे लैक ऑफ एजुकेशन, दे गेट डोमिनेंस इन मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी, एजुकेशन कैन ओनली गिव देम देयर राइट्स एंड स्टैंड्स इन सोसाइटी, दे विल बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट व्हेन दे गेट प्रॉपरली एजुकेटेड। अब यहाँ पे एजुकेशन के अंदर एक वुमेन के लिए एक स्पेसिफिकली मेंशन करने की एक चीज है। अब मैं उसके ऊपर थोड़ा सा लिख लिया कि हमें वुमेन एजुकेशन के लिए क्यों ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जितना भी आप कहो, मोस्टली जब लड़कियों की एजुकेशन की बात आता है तभी सब लोग ऐसे ही सोचते हैं कि उनको पढ़ाई करने की क्या जरूरत है। इनफैक्ट उनको पढ़ाई करने के फायदा ही क्या है, वो तो वैसे ही कुछ दिन बाद शादी करके ही अदर कोई भी फैमिलीज में चला जाएगा, तो हमें क्या प्रॉफिट है। अगर रफली कहे तो हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं है उनको पढ़ा के, क्योंकि वो तो वैसे भी काम नहीं करेगा, वैसे भी नौकरी नहीं करेगी, वो तो वैसे भी कुछ दिन बाद अदर कोई भी फैमिली में चली जाएगी शादी करके। ठीक है, ये एक पॉइंट तो चलता है। उसके साथ साथ कुछ ऑर्थोडॉक्स चीजें भी है जिसके लिए प्रोग्रेस कुछ लोग कंसीडर नहीं कर सकते। उसको ऐसा लगता है कि लड़कियों का क्या काम है पढ़ के। ठीक है, तो इसके वजह से ज्यादातर लड़कियों का ही पढ़ाई इधर रुक जाता है, नहीं तो वो लोग फोर्सफुली बंद कर देते हैं एंड वहां पे सब कुछ एंड हो जाता है। अब जब पढ़ाई नहीं करते तो एडुकेटेड नहीं होते, एंड एडुकेटेड अगर नहीं होते तो जब भी आपके पास एडुकेशन ना हो, जब भी आपके पास नॉलेज कम हो ना, तब देखो कि आसपास का सभी लोग ना आपको ज्ञान देना शुरू कर देता है। हो सकता है कि उनको कम पता है, तभी भी उनको ये पता है कि आपको कम पता है। इस वजह से क्या होता है कि जब भी लड़कियों को ऐसे ही मतलब एक माहौल में रहना पड़ता है कि उनको कुछ पता नहीं है, उनको कुछ भी डिसीजन लेने के लिए उनके जो हस्बैंड है, जो भी स्पाउस है, उनसे पूछना पड़ेगा, फैमिली से पूछना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ होता है। तो ये इससे क्या होता है, एक वल्नरेबल कंडीशन क्रिएट हो जाता है। मतलब कि उनको कुछ ऐसे, उनको जो एक्चुअल में जो उनका राइट होता है, जो एक्चुअल ह्यूमन राइट्स होता है सभी के लिए, जो इक्वलिटी होता है, ये सब के बारे में कुछ पता ही नहीं पड़ता है। उनको तो बचपन से ही ऐसा ही सिखाया जाता है कि आपको यही करना है, आपको ये करना है, आपको परंपरा के लिए आपको ये करना होगा, वो करना होगा। एक्चुअल में एजुकेशन क्या होता है उसके आसपास भी वो लोग नहीं भटकते। तो इसलिए वुमेन की एजुकेशन अगर देखा जाए तो पूरे 100% में से 49% ये वुमेन होते हैं। तो अगर आपके पूरे जो 100% पीपल है उनका 50% ही अगर एजुकेशन से दूर रहे तो देश का भविष्य क्या होगा। सिर्फ 50% से तो आपका देश का भविष्य नहीं उज्जवल हो सकता। 100% में से अगर आधा लोग ही कुछ उनको पता ही ना हो, ठीक है, उनको एकदम एजुकेशन से एकदम दूर रखा गया है,
एंड आधा लोगों को लेकर कैसे उन्नति होगा देश का? हमारे देश का उन्नति होने का सबसे बड़ा बैरियर यही है कि आधा लोग इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते। आधा लोग जो है नेशनल डेवलपमेंट में, नेशनल प्रोग्रेस में उनका कुछ पार्टिसिपेशन नहीं है, बहुत कम पार्टिसिपेशन है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको ही फोकस करने के लिए स्पेसिफिकली वुमेन एजुकेशन के ऊपर भी बहुत कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। जैसे ऑलरेडी मैंने बता दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि वुमेन बिकम मोर वल्नरेबल व्हेन द लैक ऑफ एजुकेशन। उनके पास अगर एजुकेशन नहीं होगा तो सब लोग उन पे एकदम कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुम तो कुछ समझते नहीं है, तुम ये क्यों कर रहे हो, ये सब, ठीक है। दे गेट डोमिनेंस इन मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी। वैसे भी हमारा देश तो पैट्रियार्कल ही है, और उनमें अगर वुमेन कुछ पढ़े ही ना तो उनको तो आधा चीज समझ में ही नहीं आएगा। तो इसके लिए उनको डोमिनेंस भी ज्यादा फेस करना पड़ता है। तो एजुकेशन कैन ओनली गिव देम देयर राइट्स। अगर वो एडुकेटेड होंगे तभी तो उनको अच्छे से समझ में आएगा, दुनियादारी समझ में आएगी कि ये ऐसे होता है। एंड स्टैंड्स इन देयर सोसाइटी, खुद के लिए वो स्टैंड ले सकते हैं। दे विल बिकम इंडिपेंडेंट व्हेन दे गेट प्रॉपर्ली एजुकेटेड। वो इंडिपेंडेंट तभी हो सकता है जब उनको अच्छे से शिक्षा मिलेगा। इसके बाद आते हैं एकदम कंक्लूजन पे कि एजुकेशन इज द टॉर्च बियरर ऑफ द नेशन। एब्सेंस ऑफ एजुकेशन लीड अस इन द डार्क वेयर नो प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस कैन टेक प्लेस। तो एजुकेशन के वजह से ही हमारा देश का इतना उन्नति हो रहा है एंड हो सकता है। अगर एजुकेशन नहीं होगा तो सब कुछ एकदम थम सा जाएगा, कोई भी प्रॉस्पेरिटी नहीं देखा जाएगा, कोई भी प्रोग्रेस, कोई डेवलपमेंट, कोई ग्रोथ, कुछ भी नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो एजुकेशन को हम किसी भी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकते। उसका जो इम्पोर्टेंस है वो इमेंस इम्पोर्टेंस है, एंड ये बात सबको समझना बहुत जरूरी भी है। तो ये रहा मेरा एसे। इसके बाद आते हैं लेटर पे, ओके। तो ये रहा लेटर। योर सुनीता सुनील, रेस्टोरेंट ऑफ गांधी रोड, द्वारका, न्यू दिल्ली 110083, राइट अ लेटर टू द मैनेजर जीडी रेस्टोरेंट कंप्लेनिंग अबाउट देयर पुअर सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ फूड। आपको 150 वर्ड्स के अंदर लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये फॉर्मल लेटर हो गया। अब फॉर्मल लेटर में बहुत ऐसा कंफ्यूजन होता है कि आपको दोनों एड्रेस चाहिए। मतलब एक एड्रेस तो यहाँ पे दिया गया है कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट ऑफ गांधी रोड, द्वारका, न्यू दिल्ली में रहती हूँ। तो मैंने पहले लिख दिया गांधी रोड, द्वारका, ठीक है, एंड उसके बाद न्यू दिल्ली 110083, जो यहाँ पे एकदम दिया गया है हुबहू आपको लिखना है, कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है। बार बार ये एकदम दिमाग में बैठा लो, ठीक है। उसके बाद आते हैं डेट। आपको डेट देना है, एक ऐसे छोड़ दो, ये छोड़ के आपको इसके बाद डेट देना है। डेट मेरा जो एग्जाम डेट था वही मैंने यहाँ पे दिया था, ओके। आपका जो भी एग्जाम डेट है आप वही दे सकते हो, ठीक है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद आते हैं आपका जहां पे आप चिट्ठी भेजोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे तो जीडी रेस्टोरेंट के मैनेजर को यहाँ पे लिखना है, बोला गया है, तो मैंने लिखा है द मैनेजर जीडी रेस्टोरेंट। अब मैं जो लेटर सेंड कर रही हूँ ये तो फॉर्मल लेटर है, तो इसका तो कुछ एड्रेस चाहिए ना। तो एड्रेस तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, क्या लिखे, तो इसलिए अब क्या लिखा है यहाँ से ही बहुत सारा मतलब यूएफएम जो अनफेयर मीन्स हुआ था कि जो भी एड्रेस है वो बहुत लोगों ने ऐसे ही मन बना के लिख दिया था, मन से ही जो कुछ लिख दिया था, बट वही आपका यूएफएम का कारण बन चुका था। तो यहाँ पे आपको, जिससे कि आपको यहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा है कि कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा कि द मैनेजर जीडी रेस्टोरेंट, उसके बाद मैंने ये न्यू दिल्ली 110083 लिख दिया। कोई भी रिस्क नहीं है, ठीक है। ऐसा तो मतलब मैंडेटरी नहीं है ना कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वो रेस्टोरेंट वहाँ पे नहीं हो सकता, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, हो ही सकता है ना। तो इसलिए मैंने वही एड्रेस लिख दिया। पूरा मैंने एकदम द्वारका, गांधी रोड ऐसे नहीं लिखा, मैंने सिर्फ पिन कोड डाल दिया जो भी एक एनफ एड्रेस होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लाइन ब्लैंक छोड़ दिया एंड उसके बाद मैं सब्जेक्ट लिखूंगी। सब्जेक्ट हमें क्या करना है, कंप्लेंट करना है मैनेजर को कि कंप्लेंट अगेंस्ट पुअर सर्विस एंड फूड क्वालिटी, ओके। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ के आपको अपना लेटर स्टार्ट करना है। तो मैंने स्टार्ट किया है, सर विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट। हो गया फर्स्ट लाइन, फर्स्ट
एक सेंटेंस हो गया एंड फर्स्ट पैरा भी हो गया। ज्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत ही कम आपका वर्ड है एंड फॉर्मल लेटर में और भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि आपको सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट सब कुछ लिखने में ही बहुत ज्यादा वर्ड्स ऑलरेडी चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना वर्ड ऑलरेडी चला गया है, ठीक है। तो इसलिए जितना शॉर्ट पे आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट। अब मैं कंप्लेन करना शुरू करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छे से एकदम आगे से ही सोच के समझ के लिखना होगा क्योंकि बहुत ही कम वर्ड्स में मुझे सब कुछ एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि आई एम अ रेगुलर कस्टमर ऑफ योर GD रेस्टोरेंट सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट। जब से ये तैयार हुआ था ये रेस्टोरेंट, तब से मैं आपका रेस्टोरेंट का रेगुलर कस्टमर हूँ, ठीक है। बट रिसेंटली द फूड क्वालिटी इज गेटिंग वर्स एंड द क्वांटिटी इज लेस विथ रेस्पेक्ट टू इट्स प्राइस। ओके, तो मैं क्या बोल रही हूं कि मैं तो रेगुलर कस्टमर थी GD रेस्टोरेंट का जब से ये तैयार हुआ था तब से, बट अभी रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ कि इसका जो फूड क्वालिटी है वो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है एंड जो क्वांटिटी है उसके साथ साथ मतलब क्वालिटी भी खराब होता जा रहा है एंड क्वांटिटी भी बहुत कम होता जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स प्राइस। इसका जो दाम है, जो प्राइस है एक फूड का, उसके रिस्पेक्ट में उसका क्वालिटी भी खराब हो रहा है एंड क्वांटिटी भी बहुत कम होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है कि माय नेफ्यू हैज सफर्ड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग आफ्टर विजिटिंग योर रेस्टोरेंट। आपके रेस्टोरेंट में जाने के बाद, मतलब आपके रेस्टोरेंट में मेरे नेफ्यू ने खाना खाने के बाद उसका फूड पॉइजनिंग हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, द बिहेवियर ऑफ वेटर्स इज unprofessional as the demand tips after paying the service tax। यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट मेंशन करना चाहती हूँ कि बहुत लोग क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में जाके टिप्स देते हैं, वेटर को टिप्स देते हैं। उनको लगता है कि वो लोग पूरा दिन मेहनत करते हैं तो उनको कुछ टिप्स देंगे तो वो खुश होगा, वो बात अलग है। बट आपको GST आने के बाद आपको ये याद रखना, GST के आगे भी तक जो हम सर्विस टैक्स देते हैं रेस्टोरेंट में जाके, जो हमें सर्व कर रहा है, जो हमें सर्विस मिल रहा है, खाना अलग से, सर्विस जो हमें मिल रहा है उसके सर्विस टैक्स हम लोग ऑलरेडी पे करते हैं। तो अगर उसके बाद भी अगर टिप्स देते हो तो वो डबल पेमेंट हो जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो एक्चुअल में टिप्स देना एकदम ही सही नहीं है। ऐसा भी कुछ रेस्टोरेंट है जिसमें अगर आप टिप देते हो तो वो जो वेटर होता है वो लोग वो लौटा देता है, बोलते हैं कि ये हमारे यहाँ पे अलाउ ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली टिप्स देना मुझे नहीं लगता कि ठीक है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सर्विस टैक्स दे ही रहे हैं ना। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि दे डिमांड टिप्स आफ्टर पेइंग सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स देने के बाद भी वो लोग टिप्स डिमांड कर रहे हैं। द कोल्ड ड्रिंक्स एंड ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स आर चार्ज्ड अबव MRP। अब ये भी अगर अपार्ट फ्रॉम माई लेटर ये भी एक सिनारियो है। मतलब मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि जब भी कोई भी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो वहाँ पे जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है, कोई भी जो भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो हमें मिलता है, उसका MRP से भी हमें ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है एंड ये ओपनली होता है। मुझे पता नहीं है कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, बट ये ओपनली होता है। हमारे जो मेनू होता है रेस्टोरेंट का, वहां पे लिखा होता है कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल का जो 20 रुपए पे मिलता है 1 लीटर वाटर बॉटल, वो आपको 50 रुपए पे करना पड़ेगा 1 लीटर वाटर बॉटल के लिए। MRP का मतलब ही होता है मैक्स रिटेल प्राइस, उसके ज्यादा आप नहीं ले सकते, वो ही मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। उसके बावजूद भी कैसे वो लोग ओपनली MRP से ज्यादा प्राइस लेते हैं, तो ये भी एक बहुत खराब इशू है जो मुझे पर्सनली बहुत बॉदर करता है क्योंकि ये एकदम ही सही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि द कोल्ड ड्रिंक्स एंड ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स आर चार्ज्ड अबव MRP। एक्चुअली यहाँ पे मैं एक फनी बात बताना चाहती हूँ। मतलब ये जो पॉइंट्स है ये ना पहले मुझे ऐसा खटकता नहीं था, बट जब से ही मैंने ये CGL की तैयारी शुरू किया है तब से ये जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन जो भी रूल्स है, ये जो मतलब सही गलत, इसका जो एक जज करने का जो एक मेंटलिटी है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से डेवलप किया है एंड उसको ही मैं हर वक्त यूज करती हूँ मेरे डेली लाइफ पे। मतलब क्या है कि सिर्फ पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, अच्छा स्कोर कर लिया, अच्छा
सिलेक्शन हो गया अच्छे से, यही इनफ नहीं होता है, उसको डेली लाइफ में यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सिर्फ पढ़ाई तक की रह जाएगा तो उसका यूज तो हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, तो अगर यूज ही नहीं कर रहे हैं अच्छे से तो वो पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए सिलेक्शन लेने तक ही रुकना नहीं है, जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुझे ये पर्सनली लगता है। क्योंकि अगर सीजीएल की तैयारी मैंने नहीं की होती तो बहुत कुछ ऐसा रह जाता लाइफ में कि मैं कभी भी उसके बारे में नहीं सोचती या कभी मुझे पता ही नहीं लगता कि ऐसा चीज भी एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ एसएससी का कि मुझे इतना अच्छे से एक प्रिपरेशन करने का मौका मिला है, एंड मुझे इतना चीजों के बारे में मुझे पता चला है कि क्या सही है क्या गलत है, वो उसको जज करने का जो क्षमता है वो मुझ में डेवलप हुआ है अच्छे से। एंड आई होप कि आप में भी वो डेवलप आए, एंड सिर्फ डेवलप नहीं, आप वो अप्लाई भी करें अपने लाइफ पे। ओके, चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट, तो इसके बाद मैंने लिखा है कि प्रीवियसली दिस वीक आई ऑर्डर्ड होम डिलीवरी वेयर नो एक्स्ट्रा चार्ज वाज मेंशन्ड। होम डिलीवरी में लिखा होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना है कि नहीं, बट यहाँ पे क्या हुआ कि बट द डिलीवरी बॉय डिमांडेड एंड यूज्ड बैड लैंग्वेज व्हेन आई डिनाइड। मुझसे उन्होंने डिलीवरी चार्ज मांगी है जो कि एक्स्ट्रा है, क्योंकि मेंशन था कि आपको कुछ डिलीवरी चार्ज पे नहीं करना है। एंड जब मैंने डिनाई किया कि नहीं मैं क्यों डिलीवरी चार्ज दूंगी, तो वो मेरे साथ बदतमीजी से पेश आया। यूज बैड लैंग्वेज व्हेन आई डिनाइड। द डिलीवर्ड फूड ऑल्सो वॉज स्प्रेडिंग फाउल स्मेल। उसमें भी बदबू आ रहा था, जो फूड उन्होंने डिलीवर किया था उससे भी बदबू आ रहा था। बट व्हेन आई टोल्ड देम दे डिडंट केयर। बट जब मैंने कंप्लेन किया इसके बारे में, बट उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, ठीक है, उन्होंने इस बारे में कुछ केयर ही नहीं किया। तो ये मैंने कंप्लेन एकदम कर दिया है। क्या क्या बोला है, पहले यह बोला था कि मैंने एकदम जब से ये एस्टेब्लिश हुआ है तब से मैं यहाँ पे रेगुलर कस्टमर हूँ, बट रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है कि इसका प्राइस के हिसाब से इसका क्वालिटी क्वांटिटी गिर रहा है। मेरे नेफ्यू गया था, उसको यहाँ पे फूड खा के फूड पॉइजनिंग हो गया है। वेटर का बिहेवियर अनप्रोफेशनल है, क्योंकि उन्होंने सर्विस टैक्स के बावजूद भी टिप्स डिमांड करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स का जो चार्ज है, जो प्राइस है, वो अबव एमआरपी वो लोग डिमांड कर रहे हैं। एंड प्रीवियसली लास्ट वीक में क्या हुआ था, मैंने होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर किया था, वहां पे होम डिलीवरी के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा ऐसा मेंशन होने के बावजूद भी उन्होंने मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज मांगी है। एंड जब मैंने डिनाई किया तो मुझसे वो लोग बदतमीजी से पेश आए। एंड जो भी फूड डिलीवर हुआ था उसमें से भी बदबू आ रहा था। एंड जब मैंने उसके बारे में कंप्लेन किया तो वो लोग केयर नहीं कर रहे थे। तो मैंने एकदम शॉर्ट में जितना हो सके, मतलब जितना पॉइंट्स हो सके उतना पॉइंट्स मैंने एकदम लिखने की कोशिश की है, ठीक है। ऐसे ही करना है, जितना शॉर्ट में आप जितने ज्यादा पॉइंट्स लिख सकते हो उतना ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन पे आते हैं कि होप यू विल टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट सच मिसहैपनिंग्स। अब क्या हुआ था उस दिन कि इतने लिखने के बाद मैं देख रही थी कि एकदम जगह ही नहीं बचा, मतलब एकदम वर्ड्स ही नहीं बचा कि मैं और लिख सकूं। तो इसलिए मुझे एकदम जल्दी जल्दी में ही एक सेंटेंस में ही ये कंप्लीट करना पड़ा कि होप यू विल टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट सच मिसहैपनिंग्स। योर सिंसियरली सुनीता। मैं लड़की हूँ इसलिए मैंने सुनीता लिखा है। अगर कोई भी मेल कैंडिडेट, कोई भी मेल एस्पिरेंट रहते तो उनको यहाँ पे जो भी लिखा है ये सुनील, सुनीता, उनको सुनील लिखना था, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लेटर जिसमें मुझे 31 मिला है आउट ऑफ 50। ओके, तो ये हो गया मेरा एसएससी सीजीएल 2018 का डिस्क्रिप्टिव का कॉपी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड आई होप कि किसी ना किसी तरीके से ये आपको जरूर मदद करेगा। एंड अगर आपके पास, जो मैंने पहले एक बार बिगिनिंग में भी बोला था कि अगर आपके पास डिस्क्रिप्टिव का RTI कॉपी है एंड अगर आप शेयर करना चाहते हो, एनोनिमसली भी अगर आप शेयर करना चाहते हो, तब जरूर मुझे मेल कर सकते हो asksscinsight@gmail.com। जीमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, वहां पे आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी रूल्स मैंने एकदम बिगिनिंग में बताया था कि आपको क्या क्या दिमाग में रख के डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम देना चाहिए, वो जरूर याद रखना। एंड वो याद रख के ही घर से ही ऐसे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो चलिए, ऑलरेडी मैंने दिखाई दिया है कि आपको मुझे 61 मिला था CSSC CGL 2018 के डिस्क्रिप्टिव मतलब Tier 3 एग्जाम में। ओके,
एंड आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से अपना तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।